आज की वीडियो में हम एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और आज की इस 2025 सेंचुरी में ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली होता क्या है। और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम शॉर्ट फॉर्म में एलएलएम बोलते हैं। एलएलएम आपको हर जगह, आप कोई भी अगर मैगजीन या आर्टिकल्स पढ़ोगे इसके, तो आपको एलएलएम ही वहाँ पे लिखा मिलेगा। अब एलएलएम एक टाइप की एआई होती है, यानी कि एक टाइप का एआई मॉडल होता है जिसे हम ट्रेन करते हैं मैसिव टेक्स्ट डेटा के ऊपर। यानी कि इसे डिज़ाइन करा जाता है और इसको अंडरस्टैंड करवाया जाता है ताकि ये प्रिडिक्ट कर सके और जनरेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज को। अब आप इसके कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे GPT-4, जेमिनी 2, क्लॉड, लामा, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है? अब हम इसके कुछ कॉमन यूजेस समझते हैं। बेसिकली इसका कॉमन यूजेस हो गया, सबसे पहला चैटबॉट्स, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। फिर आ गया कंटेंट क्रिएशन, फिर आ गया कोडिंग असिस्टेंट और भी कई सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम समझेंगे कि एक एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के की कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि किन चीज़ों को मिलाकर एक एलएलएम फॉर्म होता है। बेसिकली सबसे पहले आते हैं पैरामीटर्स यानी कि वेट्स, इंटरनल वेरिएबल्स जो कि कंट्रोल करते हैं टेक्स्ट जनरेशन को। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतनी हाइयर कॉम्प्लेक्सिटी और एक्यूरेसी होती है एक एलएलएम के अंदर। अब जैसे आप एग्जांपल लो GPT-1 का, इसमें 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स थे और GPT-4 में 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स के बाद आते हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी बड़े टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं ना स्मॉलर यूनिट्स में, उन्हें कहते हैं टोकन्स। एग्जाम्पल के लिए, मैंने अगर एक सेंटेंस बोला जैसे कि आई लव एआई, तो आई एक अलग टोकन हो गया, लव एक अलग टोकन हो गया और एआई एक अलग टोकन हो गया। तो ऐसे हम टोकनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम एक सेंटेंस को टोकन्स में डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग डेटा। अब जो भी मैसिव डेटा सेट्स होते हैं ना, इनको हम बुक्स से, वेबसाइट से और कई सारे कोड्स ट्रेन करते हैं, यानी कि हम इनके अंदर नॉलेज फीड करते हैं। अब अगर हमें इनसे जवाब चाहिए तो हमें इन्हें नॉलेज तो फीड करनी पड़ेगी ना। अब हम ये समझते हैं कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम एक्चुअली काम करता कैसे है। बेसिकली इसके ना 3 स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप नंबर 1 होता है ट्रेनिंग फेज़, यानी कि ये लर्न करता है लैंग्वेज को पैटर्न्स से, यानी कि प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, यानी कि पैटर्न बाय पैटर्न प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मैंने उसको एक सेंटेंस दिया जैसे कि आई एम लर्निंग डैश, तो 80% प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि ये प्रेडिक्ट कर दे एआई को। मतलब आप देखो, समझो, ये पूरा ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, यानी कि प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को पिछली इटरेशन को देखते हुए। अब स्टेप 2 में हमारा आता है फाइन ट्यूनिंग फेज, यानी कि हम कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं इसको कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, कोडिंग हो गया, यानी कि हम कुछ इसमें चीज़ों को कस्टमाइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ह्यूमंस के अकॉर्डिंग। फिर आता है इसके अंदर इन्फरेंस फेज, यानी कि जनरेट करता है टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन यूजर प्रॉम्प्ट, यानी कि अगर मैं एक यूज़र हूँ और अगर मैं एक एलएलएम से कुछ पूछ रहा हूँ, तो वो जनरेट करेगा पूरे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को उसी तरीके से जिस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेस होता है एक एलएलएम के लिए कि जो यूज़र मांग रहा है उससे क्या वो वही दे पा रहा है, क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए गुड क्वालिटी क्वेश्चंस को। अब हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। बेसिकली हर टेक्नोलॉजी के अंदर उसका एक कोर होता है, तो एलएलएम का कोर है उसका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब ये यूज़ करता है सेल्फ अटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कीवर्ड्स को किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं खुद से कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, तो इसके कुछ कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? गोइंग, प्ले, फुटबॉल, ये 3 इसके मेन कीवर्ड्स हो गए, है ना? अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है लार्ज टेक्स्ट डेटा को, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा लार्ज टेक्स्ट डेटा को बहुत ईज़िली हैंडल कर सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे एक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, द कैट व्हिच वाज़ स्लीपिंग वोक अप, तो इसने क्या करा, पूरे पहले जो पूरा सेंटेंस था ना उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इसने फ़ोकस करा कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे कि कैट, वोक अप, स्लीप, जिससे कि एक बेटर कॉन्टेक्स्ट बन सके और एलएलएम के लिए भी एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई जो मेरा यूज़र है वो किस बारे में बात कर रहा है और वो मुझसे चाहता क्या है। अब हम समझेंगे की टेक्नोलॉजीज़ बिहाइंड एलएलएम, यानी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है आखिर इसके पीछे है क्या? यानी कि इसके पीछे एक्चुअली काम क्या कर रहा है? इसकी की टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली है क्या? सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब ये पावर करता है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज़ करा जाता है मॉडर्न एलएलएम्स के अंदर।
फिर आता है पोजिशनल इनकोडिंग। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ड ऑर्डर को। यानी कि अगर मान लो एक लंबी सीरीज ऑफ सेंटेंस है ना, तो जो वर्ड ऑर्डर है उसके वहाँ पे पोजिशनल इनकोडिंग का यूज़ किया जाता है समझने के लिए कि पहला वर्ड इस वर्ड के बाद आएगा और दूसरा वर्ड तीसरे वर्ड से पहले आएगा। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, यानी कि RLHF। ये इंश्योर करता है सेफर और बेटर रिस्पॉन्स एक LLM दे। यानी कि अब LLM के पास जब इतनी सारी नॉलेज है तो ह्यूमंस को ये भी तो सिक्योर करना होगा ना कि जो वो हमें जवाब दे रहा है वो भाई सेफ़ है सबके लिए, और वो अच्छी क्वालिटी के आंसर्स दे। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी बता दे और कुछ भी मतलब जो कि सही नहीं है ह्यूमंस के लिए जानना नॉर्मली। अब हम ये समझेंगे कि LLMs इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं, यानी कि आज के टाइम में LLMs इतना पॉपुलर तो है ही, पर इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे का राज क्या है? इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे का राज है इसकी पावर। जितनी पावर एक LLM में है ना, आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है फ्यूचर के लिए। अब आप समझो, बेसिकली ना LLM लर्न करता है बिलियंस ऑफ टेक्स्ट डेटा पॉइंट से। यानी कि अंडरस्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न्स को, जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के पैटर्न्स होते हैं ना, कि ये कह रहे हैं यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, फिर एक यहाँ से निकला, फिर एक सर्कल बना, फिर एक स्क्वायर आगे बन गया। यानी कि वो सब लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एक LLM बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद ये क्या होता है, कैपेबल होता है आंसर करने के लिए क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आप राइट कर रहे हो इज एसेज या फिर आप कोडिंग कर रहे हो, तो इन सब क्वेश्चंस को एक LLM काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर कर देता है। अब भाई हमने इतना कुछ समझ लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें हैं तो फिर उसके कुछ चैलेंजेज़ या लिमिटेशंस तो होंगे ही। तो हाँ, LLM के केस में भी है। सबसे पहला इसका लिमिटेशन या चैलेंज आप बोलो वो है बायस इन डेटा। यानी कि बायस इन डेटा यानी कि आप कह सकते हो उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन करना। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब मॉडल के अंदर उसकी रिफ्लेक्ट करती है ट्रेनिंग डेटा बायस। यानी कि ट्रेनिंग डेटा के वक़्त ही मॉडल के अंदर हमने उन चीज़ों को मिस कर दिया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी उसके लिए जानना। फिर आता है मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क, यानी कि पॉसिबल जनरेशन ऑफ इनकरेक्ट डेटा। अब अगर कोई दूर बैठा यूज़र उसे उस बारे में नहीं पता और वो LLM से एक चीज़ के बारे में पूछ रहा है, अब जब उसको उस बारे में नहीं पता तो क्या LLM उसको सही जानकारी दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो उसे गलत चीज़ बता दे जिससे यूज़र का लॉस या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके माइंड तक पहुँचे। थर्ड हमारा आता है रिसोर्स इंटेंसिव, यानी कि रिक्वायर इसके लिए हमें पता है हमें रिक्वायर होते हैं पावरफुल GPUs या फिर TPUs जो कि उसको सही तरीके से ट्रेन करें। तो ये 3 चैलेंजेस या लिमिटेशंस आप बोल सकते हो एक LLM को लेकर हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अब हम समझेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी कि LLM के आज की रियलिटी में क्या एप्लीकेशंस है। पहला हो गया इसका कस्टमर सपोर्ट, यानी कि AI चैटबॉट्स जिनसे हम क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मतलब समझ लो अगर हमें ह्यूमन मतलब कस्टमर सर्विस के बजाय हम AI चैटबॉट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी क्विक, ईज़ी और हेल्पफुल होगा बड़ी कंपनीज़ और इवन सबके लिए। फिर आता है कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग से लेके वीडियो स्क्रिप्ट से लेके क्रिएटिव राइटिंग, सब कुछ LLM बहुत ईजिली कर सकता है। फिर आता है कोडिंग असिस्टेंट। अब अगर आप देखो ना गिटहब पायलट कितना अच्छा होगा ना डेवलपर्स के लिए, लाइक अगर वो कहीं भी अटके या कोई कोड उनसे सही से नहीं बन पा रहा तो गिटहब का को पायलट उन्हें हेल्प कर सकता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसे काफ़ी इंक्रीज़ कर सकता है। फिर आ गया हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अब ये एक्यूरेटली रियल टाइम ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे तो एक LLM उनके बीच में आके दोनों की कन्वर्जेशंस को सॉल्व करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली फ्यूचर क्या है LLMs का। देखो, आपने जेम्मा 3 के बारे में तो सुना ही होगा जिसे हाल ही में गूगल ने रिलीज़ करा है और आगे भी इस तरीके के मोर एफिशिएंट मॉडल्स रिलीज़ होंगे। अब ये क्या करते हैं फ्यूचर में हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी और ह्यूमन अलाइनमेंट के साथ LLMs का फॉर्मेशन हो। ऐसा ना हो कि ह्यूमन्स की थिंकिंग कुछ और है और LLMs की थिंकिंग कुछ और है, नहीं। आगे आने वाले टाइम में हमें इम्प्रूव करनी होगी LLM की सेफ्टी और उसका ह्यूमन अलाइनमेंट। फिर हमें और मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना होगा, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इन सब का इंटीग्रेशन हमें एक ही LLM के अंदर करना चाहिए जो कि फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। बेसिकली अब आप इस टाइम तक आ चुके हो इस वीडियो के, तो अब मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन, यानी कि इस पूरी वीडियो में जो चीज़ आपको कंक्लूड करेगी जानने की वो क्या है। बेसिकली LLM जो है ना वो रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को और ऑटोमेशन को, है ना? ये बात आप भी मानते हो। अब इसमें ना कंटिन्यूस एडवांसमेंट्स तो हो ही रही हैं, साथ ही फास्टर, स्मार्टर और सेफर बन रहे हैं। तो मैं बस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था कि LLM काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए और आप इसको ज़रूर सीखें, ये आपको पक्का हेल्प करेगी। एंड आप
ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।